लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो तेरे चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। स्टार्ट। जब अपनों ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवाया कि होनहार हो तुम। इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा तुमने हमारा, आज हमारी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है, और मेरी पूरी दोस्तों कोशिश रहेगी कि आप डेली इस आवाज को सुन पाएं इस एसएससी उत्कर्ष के ऊपर, और मैं डेली आपके लिए बोल पाऊं कि एसएससी उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए एक बार फटाक से दिल भेज दीजिएगा, और एक बड़ी प्यारी सी क्लास आपके लिए लेकर आए हूं। अगर आपको पसंद आएगी तो ऐसी और क्लास जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आज मैं खाली था और मैं अपने घर से आया था, तो मुझे लगा कि यार 50 मिनट जो है वो मैं आपके सामने आता हूं, और 50 मिनट में 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि एसएससी के एग्जाम से पूछे गए सवाल हैं उनको आपको कराने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल सोनम, विकास, केशव, राहुल, बिल्कुल उत्कर्ष के, गौरव, अमिताभ, सभी का स्वागत है। आप सभी को गणेश जी पूरी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि जो काम अच्छा शुरुआत जिसकी होती है उसका अंत भी जबरदस्त होता है। चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एसएससी में पूछे गए सवाल हैं, स्टैटिक जीके के सवाल हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप चेक करना आप कितने कर पा रहे हैं, और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उसके साथ में वो आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं ना। ये मत सोच अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है, वो अलग बात है। मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा तुझसे, ये मैं हारा नहीं हूं। क्या अभी कोई हारा नहीं हूं मैं, तेरी आंखों में आंखें डाल के तुझसे लड़ने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप जो है, फटाक से आंसर छापिए। गुरु केलुचरण महापात्र का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है, सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, सारे सवाल आए हुए हैं जो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो गुरु केलुचरण महापात्र जो है इनका संबंध किस डांस से, सवाल ये पूछा है। मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कथकली, दोस्तों ओडिसी। तो आप सभी जानते हो दोस्तों आपके गुरु केलुचरण महापात्र पूछे आपसे, या फिर बेटा इसके अलावा दोस्तों आपसे, या फिर रसगुल्ला इसके अलावा आपसे, संयुक्ता पानीग्रही पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों इसके अलावा जो है एक नाम दोस्तों और लिखिए, सोनल मानसिंह। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर जो है ओडिसी डांस लगाना। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों सोनल मानसिंह जो है ना, सोनल मानसिंह जो है इसके बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। सोनल मानसिंह के बारे में एक बात और नोट कर लीजिए दोस्तों आपके, इनका संबंध भरतनाट्यम प्लस किससे है? ओडिसी डांस से। ठीक है, ये दोनों डांस की फेमस कलाकार हैं, भरतनाट्यम की भी है, ओडिसी की भी है। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है ना। हमारा तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है, ओडिसी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन को पहचानिएगा। बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, और मुझे भी अच्छा लगा सवाल जो है। इस सवाल में गलती होने की संभावना अधिक होती है हमारी, है ना। देखो, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, ये 4 क्लासिकल लैंग्वेज लिखी हुई हैं। उसके अलावा उनका जो वर्ष है 2004, 2005, 2008, 2013 वो लिखा हुआ है। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि दोस्तों इन चारों में से कौन सा आपके जो है असुमेलित है, आपको ये बताना है। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा कि भाई 6 दोस्तों हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज है। आप एक कौन सी आपके तमिल हो गई आपके लिखना, तमिल है रसगुल्ला। इसके बाद संस्कृत हो गई आपके, लिखिएगा तमिल है, संस्कृत है। इसके अलावा पूछूं आपसे, तमिल, संस्कृत दोस्तों आपके मलयालम, तेलुगु लिखना आपके, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ लिखिएगा, तमिल, संस्कृत,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और आपके उड़िया। तो ये 6 हमारे पास में क्या है, मलयालम और उड़िया, ये हमारे पास 6 जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, याद कीजिए, अगर आपसे पूछे तमिल, दोस्तों आपके लिखना, तमिल जो है पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी, 2004 के अंदर जो है तमिल को शामिल किया गया। ठीक है, पहली क्लासिकल लैंग्वेज तमिल ही थी हमारी और 2004 में शामिल होती है। ठीक है, संस्कृत की बात करूं आपसे, ये 2005 के अंदर भारत की एक क्लासिकल लैंग्वेज बनती है। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ पूछूं आपसे, ये साथियों 2008 जो है इसमें शामिल होती हैं क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ कब होती है, 2008 के अंदर होती है। ठीक है, मलयालम पूछे दोस्तों आपसे, याद कीजिएगा, अरे मलयालम रसगुल्ला पूछूं आपसे कौन से वर्ष की है, 2013 की मलयालम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उड़िया पूछूं आपसे, ये 2014 की है। बाकी आप जानते हो लेटेस्ट कौन सी आपके, उड़िया लेटेस्ट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 3 को दोस्तों अप्रूवल और मिल चुका है, सो 3 को अप्रूवल और मिल चुका है। सो एक है प्राकृत दोस्तों आपके, एक है आपके प्राकृत, एक है पाली और एक है फारसी, इनको भी अप्रूवल मिल चुका है, यह भी जल्द शामिल हो जाएंगी और फिर कुल हमारे पास में 9 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया तमिल 2004, ठीक बात है, ये एकदम ठीक है ना। संस्कृत 2005, ये भी रसगुल्ला एकदम ठीक है ना। कन्नड़ 2008 दोस्तों ठीक है आपके। उड़िया 2013 नहीं दोस्तों, आपकी उड़िया कौन सा होगा, उड़िया आपका 2014 होने वाला है। और जो ये मलयालम जो है आपके 2013 है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उड़िया आपका ठीक आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस क्लासिकल डांस से। ठीक है, बताइए दोस्तों आपके, अरे छोड़िए ना सारी बात को रसगुल्ला, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात को, 50 क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए, एग्जाम में ये आएंगे, सवाल सही होंगे, नंबर मिलेगा, सिलेक्शन होगा, फिर शादी होगी और फिर नागिन डांस करेंगे आपकी शादी में। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम जो है, इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा है। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, आपके कुल 5 को मिला, इस बार क्या है, भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कुल 5 को मिला है। ठीक है, वो 5 के नाम कौन कौन सा आपसे, वो 5 के नाम पूछूं आपसे, एक रसगुल्ला पद्मा जी तो आपके इनको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और लिखिए दोस्तों आप, जो है वैजयंती माला जी को प्राप्त हुआ है ना, वैजयंती माला जी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा साथियों एक दोस्तों हमारे जो है चिरंजीवी जो हैं साउथ के मेगा स्टार, इनको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो वेंकैया नायडू जो कि पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनको प्राप्त हुआ है। और एक इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा साथियों सुलभ शौचालय के जो विंदेश्वर पाठक हैं, इनको भी प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन 5 को दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपसे दोस्तों, इन दोनों के बारे में बात करूं, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला के बारे में बात करूं, इनका संबंध किस डांस से है, भरतनाट्यम डांस से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी डांस को दोस्तों आपके, इसी डांस को हम जो है सादी रट्टम डांस भी कहते हैं। क्या है, इसी डांस को हम लोग जो है सादी रट्टम भी कहते हैं। साउथ में अट्टम नाट्यम वर्ड का अर्थ क्या होता है, डांस ही होता है। ठीक है, तो इसी डांस को सादी रट्टम भी कहते हैं या फिर इसको सादिर भी कहते हैं ना। तो आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो गया है भरतनाट्यम, आपका ठीक आंसर। ठीक है, बाकी दोस्तों भरतनाट्यम में एक दोस्तों महिला का नाम और लिख दीजिए आप लोग, जो है लिखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किस डांस से है, इनका संबंध भी लिखना आपके भरतनाट्यम से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिए, जोगोई और चोलोम किस क्लासिकल डांस के 2 मुख्य भाग है ना, जोगोई और चोलोम किस क्लासिकल डांस के 2 मुख्य भाग है, सवाल ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी मोहिनी अट्टम। बताइए फटाक से क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, रसगुल्ला फटाक से बताइएगा, चारों में से क्या इसका आंसर होगा, जोगोई और चोलोम का संबंध किससे। ठीक है, अरे जोगोई और चोलोम का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ठीक है, जोगोई और चोलोम का संबंध किससे है, भरतनाट्यम, ओडिसी,
मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। देखो हमारे पास दोस्तों कुल कितने हैं, हमारे पास कुल 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। हमारे पास वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हमारे पास में 8 क्लासिकल डांस है, ये तो आपको पता है, ठीक है। सबसे पुराना पूछूं आपसे कौन सा है, वो है भरतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस, ठीक है। और सबसे नया पूछे आपसे वो कौन सा आपके सत्रिया है, असम का, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे जोगोई और चोलम दोस्तों ना, अरे नाम सुना दोस्तों आपने, पुंग चोलम सुना, तो अरे पुंग चोलम सुना होगा रसगुल्ला आपने सुना। पुंग चोलम पूछूं आपसे कहां का डांस हो आपके, ये आपके मणिपुर का डांस हो पुंग चोलम आपके, क्योंकि दोस्तों मणिपुरी डांस जो आपके वहां साथियों ढोल जो होता है जो पुंग जो होता है आपके मुख्य अवयव होता है, ठीक है। मणिपुरी क्लासिकल डांस का ढोल जो होता है आपके वो मुख्य अवयव होता है, मतलब इसके बिना ये डांस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुंग वर्ड का अर्थ क्या होता है, ढोल होता है, ठीक है। तो पुंग चोलम शायद आपने वर्ड सुना होगा, तो संबंध किससे हो गया, मणिपुरी डांस हो गया, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, ठीक आंसर, ठीक है। तो जागोई और चोलम का संबंध पूछूं आपसे, मणिपुरी डांस है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। वहीं दोस्तों अगर पूछे आपसे पुंग वर्ड का अर्थ क्या होता है, आपके ढोल होता है, और मणिपुरी डांस का एक मुख्य अवयव क्या होता है, ढोल होता है, बिना ढोल के डांस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 रेलवे भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन उसके अंतर्गत नहीं है दोस्तों ना। ये मैंने आपको सवाल लिखवाया हुआ है मेरे नोट्स के अंदर, और मैंने बार बार आपसे कहा था कि कभी सवाल पूछेगा तो आपसे इनकी डेट नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछने वाला है कि भाई कौन सा शामिल नहीं है, आपसे ये पूछेगा, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, हमारे 3 आपके माउंटेन रेलवे जो हैं, 3 पर्वतीय रेलवे जो हैं, वो कहां शामिल है आपके वो शामिल है हमारे कहां पर, ये हमारे यूनेस्को के अंदर शामिल है, आप जानते हो, ठीक है। यूनेस्को दोस्तों वर्तमान में कितने आपके 43 हमारे वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो जो यूनेस्को में शामिल है, और उसमें से एक आपके 3 माउंटेन रेलवे जो हैं वो भी शामिल है, ठीक है। एक दोस्तों पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो इसमें शामिल है। अरे दोस्तों वो गाना सुना आपने, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो रसगुल्ला इसी का है, ठीक है। लिखिए मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो राजेश खन्ना वाला सॉन्ग जो था ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया, तो ये तो हो गया आपके पश्चिम बंगाल में ये शामिल है। तो सुना नीलगिरी माउंटेन रेलवे चल छैया 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 छैया, वो वाला जो गाना है ना, वो रसगुल्ला इसी में सूट हुआ है, ठीक है। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। लिखिए तमिलनाडु वाला जो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों खड़गपुर रेलवे शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है ना। कालका शिमला रेलवे पूछूं आपसे, याद कीजिए दोस्तों, आपके गाड़ी बुला रही है, ये लिखना, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी शामिल है, ठीक है। तो कालका शिमला भी शामिल है, तो ए बी डी ये तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे दोस्तों तुमको ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है रसगुल्ला, करे क्या। समस्या दोस्तों ये नहीं है कि तुम्हें ये तीनों याद नहीं है, समस्या ये है कि पेपर तक तुम्हें याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुद्दा इस बात का है, ठीक है। तो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, वो कालका शिमला आपके रेलवे था, ध्यान रखना, पढ़ लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर रेलवे आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है उसमें कौन शामिल नहीं है, ठीक है। कुटियाट्टम नहीं है आपके, रम्मान नहीं है, लावणी नहीं है, या मणिपुर का संकीर्तन दोस्तों नहीं है, ठीक है। अरे लिखना है दोस्तों, ये कैसी बात कर रहे हो, लिखो मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो है ना, चल छैया छैया छैया, जिससे दोस्तों आपको याद तो रहेगा। जब दोस्तों आप चल छैया छैया सुनोगे रसगुल्ला, तो उसमें दोस्तों आप देखोगे अरे ये तो यार नीलगिरी वाला है ना, इसे ध्यान रहेगा, ठीक है। देखो दोस्तों कुटियाट्टम की बात करूं आपसे, केरल का क्लासिकल, केरल जो है यहाँ का है और इंटेंजिबल साइट में शामिल है, ठीक है। रम्मान पूछूं आपसे, ये रसगुल्ला उत्तराखंड का है, ये भी इंटेंजिबल साइट में शामिल, ठीक है। लावणी पूछूं आपसे, ये दोस्तों महाराष्ट्र का, आपके महाराष्ट्र का है, पर ये इंटेंजिबल साइट में शामिल नहीं है, आप जानते हो, ठीक है।
वहीं दोस्तों मणिपुर का संकीर्तन है, ये भी इंटेंजिबल साइट में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। लावणी डांस हमारा इंटेंजिबल आपके साइट में शामिल नहीं है। और कुल दोस्तों हमारे पास में 15 क्या हो चुके हैं, हमारे पास में 15 इंटेंजिबल साइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पास 15 इंटेंजिबल साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछूं आपसे लेटेस्ट कौन सा है, तो गरबा डांस लेटेस्ट है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें एक है ना कालबेलिया वाला सवाल खूब पूछता है आपसे एग्जाम में। कालबेलिया राजस्थान जो है यह भी इसमें शामिल है, और सन 2010 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया था। और इसकी फेमस कलाकार कौन है, गुलाबो सपेरा जो है ये फेमस कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल दोस्तों हो चुका है, ठीक है। देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा, आपके कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या सो बनावली पूछूं आपसे। कालीबंगा दोस्तों कहां पर, राजस्थान के अंदर है। काले रंग की चूड़ियां बोलते हैं और जुते हुए खेत के प्रमाण यहां पर मिलते हैं, पर ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल दोस्तों नहीं है, ठीक है। लोथल की बात करूं रसगुल्ला आपसे, ये सो गुजरात से आपके गुजरात के अंदर है, डॉकयार्ड है, पर ये भी आप जानते हो आपके वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। धोलावीरा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, करेक्ट आंसर सो गुजरात के अंदर है। और दोस्तों ये आपकी जो सभ्यता है उसका एकमात्र इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान जो 3 भाग में से बटा हुआ है, पश्चिम, पूर्वी और मध्य, ये 3 भाग में डिवाइड हुआ है। बाकी दोस्तों अन्य जो स्थान आपके वो 2 ही भाग हैं, पश्चिम और पूर्वी, पर इसमें मध्य भाग भी होता है। धोलावीरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा ठीक दोस्तों आंसर है। और धोलावीरा कौन से नंबर का था, आपके नंबर 40 था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा जो है ठीक दोस्तों आंसर है। वर्तमान में हमारे पास 43 दोस्तों आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और मैंने आपसे कहा था 35 तो हमारे पास में सांस्कृतिक है, 7 हमारे पास में प्राकृतिक है, 1 हमारे पास में मिक्स है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है, 5 दिनों तक, 10 दिनों तक, 15 दिनों तक, 20 दिनों तक, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करूं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, अरे शुरुआत कब होती है इसकी, 1 दिसंबर को शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 तारीख को जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, और 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों नागालैंड की स्थापना इसी तारीख को हुई थी, नागालैंड की स्थापना इसी तारीख को हुई थी, इसलिए ये फेस्टिवल हम जो है नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं, और 10 डेज का फेस्टिवल है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। इसी को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, त्योहारों का त्योहार कहते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केरल के सबरीमाला मंदिर में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। आज सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया दोस्तों हमने इसके बारे में, आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। बताइएगा, आज मॉर्निंग वाली क्लास में आ चुका है आपके सामने जो है जल्लीकट्टू महोत्सव, मकर विलक्कू त्योहार, पतंग महोत्सव और मांडू महोत्सव। याद कीजिए बेटा, केरल के सबरीमाला दोस्तों मंदिर जो है उसमें कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट दोस्तों होता है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल पूछूं आपसे, अरे याद कीजिए दोस्तों, पोंगल के अंदर, याद करो सो पोंगल के अंदर कौन सा फेस्टिवल है, पोंगल के अंदर तमिलनाडु के अंदर जो है जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं दोस्तों होने वाला है, ठीक है। पतंग महोत्सव पूछूं आपसे, ये सो गुजरात के अंदर होता है, और गुजरात में मकर संक्रांति जो है इस तारीख को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं दोस्तों होगा ना। मांडू महोत्सव पूछूं आपसे, ये मध्य प्रदेश का महोत्सव है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो मकर विलक्कू फेस्टिवल ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है हमारा ठीक आंसर। सो मकर विलक्कू फेस्टिवल है, और मकर संक्रांति वाले दिन जो है सबरीमाला मंदिर जो है वहां पर एक फेस्टिवल होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, सरहुल त्योहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। देखो सरहुल त्योहार की बात करूं आपसे, सो राज्य कौन सा है, अरे सरहुल फेस्टिवल पूछा आपसे, राज्य दोस्तों कौन सा आपके, यह राज्य झारखंड हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सरहुल फेस्टिवल कहां पर होता है, झारखंड में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से इथियोपिया की राजधानी कौन सी है। मैंने दोस्तों हर टॉपिक को कवर किया यहां पर, और हर टॉपिक में जो सवाल एग्जाम में पूछे गए वो मैंने आपको यहां
यहाँ पर लेकर आया हूं, ठीक है। और प्रयास किया है कि मैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में कोई ना कोई जानकारी यहाँ पर दे दूं, ठीक है। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कौन सी है? नैरोबी है, दोदोमा है, त्रिपोली है, अदिस अबाबा है। चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो देखो, नैरोबी पूछूं आपसे, कहाँ की दोस्तों राजधानी आपके? केन्या की राजधानी कौन सी? नैरोबी है, आप जानते हो, ठीक है। दोदोमा पूछे आपसे तो किसकी राजधानी? दोदोमा पूछे आपसे, लिखना तंजानिया की राजधानी कौन सी? आपके दोदोमा है, ठीक है। तंजानिया जो है इसकी राजधानी दोदोमा है, ठीक है। त्रिपोली पूछूं आपसे, लीबिया की राजधानी क्या? आपके जो लीबिया देश है उसकी राजधानी क्या? त्रिपोली है, ठीक है। अदिस अबाबा पूछे आपसे, लिखिएगा इथोपिया जो है, इथोपिया की राजधानी क्या है साथियों? वो अदिस अबाबा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नैरोबी केन्या, दोदोमा तंजानिया, त्रिपोली लीबिया, अदिस अबाबा कहाँ का हो गया? इथोपिया। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपको याद होगा, अफ्रीकन जो यूनियन है इसका मुख्यालय कहां पर है? वो भी यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी दोस्तों हाल ही में G20 जो है इसका लेटेस्ट आपके 21 मेंबर कौन बन चुका है? वो बन चुका है अफ्रीकन यूनियन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर है। और इसकी करेंसी पूछूं आपसे, इसकी करेंसी दोस्तों क्या आपकी? इसकी करेंसी बिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिर इसकी करेंसी है, बाकी अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा दोस्तों गलत है आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? सवाल पूछा है। मंगोलिया, बांग्लादेश, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, चार यहां पर देश के नाम है और चार देश की चार मुद्राएं यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। मंगोलिया सोमोनी, बांग्लादेश टका, भूटान गुलट्रम और यूएई की बात करूं आपसे दिरहम। चार दोस्तों ऑप्शन है। देखो, अगर आपसे पूछे मंगोलिया कहां है दोस्तों आपके, देखो यहां से शुरू करते हैं। यूएई की बात करूं आपसे, इसकी करेंसी कौन सी है? रसगुल्ला। इसकी करेंसी दिरहम दोस्तों करेंसी है। और अबू धाबी जो है इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों भूटान की बात करो तो भूटान जो है आपके, इसकी करेंसी गुलट्रम है, लिखना। और थिम्पू इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू इसकी राजधानी है ना। बांग्लादेश की बात करो, टका इसकी मुद्रा हो गई आपके और ढाका इसकी राजधानी है, ठीक है। और वहीं साथियों नंबर 4 दोस्तों आपके मंगोलिया दोस्तों, लिखना। देखो, अगर आप इन तीन के बारे में जानते हो तो इसका आंसर आप लगा दोगे, भाई यही आंसर होगा, ठीक है। ये तीन अगर आप जानते हो तो ये कर दोगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मंगोलिया पूछूं आपसे, यहां की मुद्रा पूछूं आपसे, यहां की मुद्रा आपके तुगरिक है, कौन सी है? तुगरिक यहाँ की मुद्रा है। और लिखना उलन बटोर जो है वो यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तुगरिक यहाँ की मुद्रा सो, तुगरिक यहाँ की मुद्रा है छापना। और राजधानी पूछूं आपसे कौन सी है? उलन बटोर राजधानी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों सोमोनी पूछूं आपसे, सोमोनी जो है यह किसकी करेंसी है? चलो देखते हैं आप में से कौन बताने वाला है। जो भी कमेंट कर रहा है ना, गुरुजी सवाल आसान है, ये मैंने घर पे नहीं बनाए सवाल, ठीक है। ये सारे सवाल दोस्तों एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछे गए सवाल है, मैं आपको वही करवा रहा हूं, ठीक है। अपना ज्ञान नहीं पेल रहा हूं, मैं आपको वही सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। और जिसको आसान लग रहा है वो इस सवाल का आंसर छाप दे बिना गूगल की सहायता के कि सोमोनी जो है वो किस देश की करेंसी है, ये आपको बतानी है, ठीक है। सोमोनी किस देश की करेंसी है, ये सवाल आपके लिए ना। साउथ कोरिया की मुद्रा सो क्या है? रियाल है, वॉन है, येन है, पीसो है। अरे साउथ कोरिया पूछूं आपसे, साउथ कोरिया जो है सो इसकी करेंसी कौन सी है? सो रियाल नहीं है साथियों ना, सो वॉन ऑप्शन नंबर बी आंसर है। येन पूछूं आपसे, जापान दोस्तों येन हो गई आपके, जापान की येन है सो। और फिलीपींस की पीसो है, ठीक है। फिलीपींस हो गया दोस्तों आपके, इसके अलावा अर्जेंटीना हो गया, इनकी पीसो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपसे कहा सोमालिया नहीं रसगुल्ला, अच्छा मतलब सोमानी सोमालिया, ठीक है। सोमानी सोमालिया ना, थप्पड़ रसगुल्ला, ठीक है। ऐसा थोड़ी दोस्तों होता है ना। सोमानी पूछूं आपसे, सोमानी दोस्तों किसकी करेंसी है आपके? सोमानी किसकी करेंसी है बताना है आपको, सोमानी किसकी करेंसी है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर तो हो गया वॉन। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वॉन करेंसी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और जो साउथ कोरिया इसकी राजधानी क्या है? सियोल इसकी राजधानी क्या है? सियोल इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है?
क्रम से आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 माले और रुपया है, ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक और बाहट है, ऑप्शन नंबर सी नापीता और क्यात है, ऑप्शन नंबर डी बाकू और मनत। ठीक है, अगर दोस्तों आपको या तो राजधानी पता हो तो सवाल हो जाएगा, अगर आपको राजधानी नहीं पता, मुद्रा पता है तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज पता है तो आंसर आपका निकल जाएगा। या तो राजधानी पता होनी चाहिए आपको या करेंसी पता होनी चाहिए, दोनों में से अगर एक भी पता है तो आप कर जाओगे दोस्तों ना। लिख लीजिए, तो लिख लीजिए आपसे सोमानी पूछूं आपसे कहां से, सोमानी किसकी है, लिखिए सोमानी जो है तजाकिस्तान की करेंसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोमानी किसकी, आपके तजाकिस्तान की करेंसी सोमानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो माले और रुपया पूछूं आपसे, अरे कहां की दोस्तों, मालदीव, कहां की है, मालदीव की हो गई माले और रुपया। ठीक है, बैंकॉक रसगुल्ला, सो बैंकॉक और बाहट पूछूं आपसे कहां की है, थाईलैंड, किसकी है, बैंकॉक और बाहट कहां की है, थाईलैंड की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नापीता और क्यात पूछे आपसे, ये रसगुल्ला म्यांमार। ठीक है, नापीता करेंसी है इसकी और क्यात के, नापीता इसकी मुद्रा है और क्यात करेंसी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ बाकू और सो मनत पूछे आपसे, सो बाकू किसकी करेंसी, बाकू किसकी राजधानी, सो बाकू जो है वो अजरबैजान जो देश है ना, इसकी राजधानी। ठीक है, सो बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की है, और मनत करेंसी है। बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों आपके, बाकू किसकी राजधानी है, ये अजरबैजान की राजधानी है, और मनत करेंसी कहां की है, वो भी अजरबैजान की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 1966 में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न जो है पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया। ठीक है, सो देखिए भारत का हाईएस्ट अवार्ड मरने के बाद में आफ्टर डेथ जो है वो किसको पहली बार मिलता, लिखना लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक आंसर है, इनको प्राप्त हुआ है। और सो कौन सी डेट में प्राप्त हुआ है, तो 1966 छापना इस वर्ष में प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट के बाद इनका निधन हो गया था और उसके बाद में ये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, वही दोस्तों आपके पूछूं आपसे, इंदिरा गांधी पूछा आपसे, पहली दोस्तों महिला कौन, आपके इस अवार्ड को लेने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं और 1971 में इनको ये अवार्ड प्राप्त किया। ठीक है, मदर टेरेसा पूछूं आपसे, एक बार दोस्तों इसको बंद कर दिया था, किसको, आपके इस अवार्ड को एक बार बंद किया। ठीक है, फिर दोस्तों इसको 1980 में रीस्टार्ट किया। ठीक है, तो पूछूं आपसे रीस्टार्ट करने के बाद में ये पहली बार किसको मिलता है, ये पहली बार जो है वो मिलता है किसको, आपके मदर टेरेसा को मिलता है 1980 के अंदर। ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखने हैं। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे कि पद्म पुरस्कार पुनः शुरू होने के बाद में पहली बार किसको अवार्ड मिला, मदर टेरेसा, आपको छापना 1980 में मिलता है, ये भी सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, और सो हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं इनको दोस्तों ये अवार्ड कब प्राप्त हुआ, आपके इनको ये अवार्ड आपके 1962 में प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, शास्त्री साहब हमारा ठीक आंसर है ना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको और कब दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा दोस्तों खेल खेला उसने, बाकी सवाल तो आसान है, कोई भारी सवाल नहीं है। पर स्टैटिक जीके में दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो पीवाईक्यू आ चुके हैं ना इनको आपको बार बार करना है दोस्तों ना, कोई नया सवाल नहीं बनता इसके अंदर, करंट अफेयर्स में बन सकता है पर इसमें नहीं बनता है। ठीक है, इसमें जो पीवाईक्यू है उनको बार बार आपको करना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ कर निकालो पीवाईक्यू जो है एसएससी एग्जाम में जो आए हुए हैं, चाहे तो जीडी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, जहां पर भी है उस सबको लेना है। ठीक है, देखिएगा सवाल दोस्तों थोड़ा बहुत यहां पर टफ इसलिए बन गया कि आपने अगर गौर नहीं किया तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपके दोनों दोस्तों एक ही नाम है। ठीक है, मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ज्ञानपीठ अवार्ड पहली बार कब दिया गया। सवाल आपसे यह पूछना चाह रहा है कि यह अवार्ड पहली बार कब दिया गया, यह आपको पता होना चाहिए कि यह पहली बार अवार्ड जो है वो आपके 65 में दिया गया था। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, पर यह अवार्ड आपके 65 के अंदर मिलता है, और मलयालम लैंग्वेज के लिए जी शंकर कुरूप जो है इनको यह अवार्ड मिला। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। मैंने आपसे क्या बोला, सो मैंने आपसे कहा कि जो मलयालम लैंग्वेज है इसके लिए अवार्ड मिलता है और जी शंकर कुरूप को मिलता है 65 में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो अवार्ड का नाम क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड इसका नाम है। अच्छा पूछूं आपसे कितनी भाषाओं के अंदर, सो कितनी लैंग्वेज के अंदर यह अवार्ड मिलता है, यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है, कितनी लैंग्वेज के अंदर यह अवार्ड मिलता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर पूछूं आपसे पहली महिला पूछे आपसे कौन सी है, तो पहली महिला का नाम छापना आशा पूर्णा देवी जो है ये पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन
नंबर से बी हो गया है। एक सवाल आपके लिए यहाँ पर, कितनी लैंग्वेज के अंदर ज्ञानपीठ दोस्तों अवार्ड मिलता है? 11 लाख रुपए इसकी इनामी राशि क्या है? 11 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 लाख रुपए इसकी तो इनामी राशि है, बाघ देवी की प्रतिमा इसमें मिलती है, और ये 23 लैंग्वेज के अंदर। कई के दोस्तों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लाइफ टाइम रसगुल्ला ना, हाँ लाइफ टाइम कंफ्यूज दोस्तों ना, कि गुरुजी 22 लैंग्वेज हैं या 23 है या 24 है ना। एक बार तो कंफ्यूजन दूर तो कर लीजिए आपके। 22 हमारे संविधान की मूल भाषाएं क्या है? 22 हमारे संविधान के अंदर जो 8वीं जो अनुसूची है, इसके अंदर 22 दोस्तों हमारे पास मूल भाषा है, ठीक है। जब भी दोस्तों 23 की बात करूं आपसे, तो 22 प्लस इंग्लिश बात करें आपसे, यह किसकी दोस्तों आपकी, यह जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड की भाषा है, ठीक है। तो 22 प्लस इंग्लिश जोड़ने पर ज्ञानपीठ अवार्ड बनेगा दोस्तों आपके, और 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी जोड़ने पर आपका है 22 प्लस इंग्लिश प्लस दोस्तों आपके राजस्थानी जोड़ने पर 24 बनेगा, जो कि किसका होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 लैंग्वेज में मिलता है, 22 प्लस इंग्लिश प्लस आपके राजस्थानी लैंग्वेज मिलेगा, 22 प्लस इंग्लिश ज्ञानपीठ मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से लेजिम दोस्तों क्या है? ठीक है, देखो लेजिम क्या है? लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, ए और बी दोनों है, या सो ट्राइब आपके जनजाति? सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। लेजिम दोस्तों याद कीजिए, मैंने दोस्तों आपको लेजिम आपके लावणी लेजिम दोस्तों, लावणी और लेजिम मैंने आपको महाराष्ट्र जो है लावणी लेजिम, लावणी सो लेजिम और तमाशा जो है ये महाराष्ट्र के प्रमुख आपके फोक डांस हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके लेजिम दोस्तों डांस जो आपके वो लेजिम वाद्य यंत्र हाथ में रखने के बाद दोस्तों होता है ना। लेजिम साथियों एक आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। अरे वही दोस्तों हरे रामा हरे कृष्णा, वही दोस्तों लेजिम होता है ना। तो लेजिम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, एक फोक डांस भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। लेकिन स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? ठीक है, सो थोड़ा खेल पूछ रहा हूं आपसे, यह खेल आपके कौन सा राज्य है वो आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा पहली बात आपके क्या है? खेल नृत्य है, ठीक है। थोड़ा एक खेल नृत्य है। सवाल पूछ रहा है राज्य कौन सा? सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, सो हरियाणा है, हिमाचल है। यह सवाल एसएससी ने अपने सीजीएल जो एग्जाम है वहां पर आपसे पूछा गया है। थोड़ा खेल डांस जो है उसका संबंध किस राज्य से? सवाल आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके, अगर आपसे पूछूं आपसे छम डांस पूछे आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों ना। इसके अलावा आपसे पूछे आपसे थोड़ा डांस पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे? ठीक है। बाकी दोस्तों आपसे धमान पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे? ठीक है। तो थोड़ा, छम, धमान दोस्तों आपके, नटी लिखना, नटी आपके, और थाली डांस लिखना। अगर ये पांचों डांस आपसे पूछे, छम, थोड़ा, धमान, नटी, थाली, ये पांचों की पांचों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फिर सुन लीजिएगा, छम डांस दोस्तों आपके ये बौद्ध धर्म का डांस है, और थोड़ा डांस आपके धमान, नटी और थाली छापना हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा। पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है ना। सो गोटी पुआ दोस्तों बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने। गोटी पुआ डांस का संबंध किससे? ठीक है, पश्चिम बंगाल से, ओडिशा से, बिहार से, या फिर छत्तीसगढ़? आपसे पूछा सवाल यहाँ पर, इन चारों में से कौन गोटी पुआ डांस हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सो अरे गोटी पुआ डांस पूछूं आपसे, इसका संबंध किस दोस्तों आपके नृत्य से है? देखो गोटी पुआ दोस्तों आपके, आप दोस्तों ऐसे याद कर लो भाई साहब, गोटी पुआ, घूमरा और सो दल खाई लिखना। गोटी पुआ लिखिएगा, गोटी पुआ, घूमरा, गोटी पुआ, घूमरा और सो दल खाई कौन सा है? दल खाई पूछे आपसे। यह तीनों फोक डांस कहाँ के हैं? यह तीनों फोक डांस कहाँ से? यह तीनों फोक डांस जो है वो ओडिशा के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी याद तो होता ही नहीं, बार बार गुरुजी भूल जाते हैं। अरे दोस्तों क्यों भूल जाते हो रसगुल्ला? सो देखो, सो पुआ खाए सो हमने, अरे पुआ खाया आपने? सो पुआ रसगुल्ला एक डिश होती है ना, सो पुआ एक डिश होती है, आप जानते हो सो पुआ एक डिश होती है। तो गोटी पुआ सो हम कहाँ का? ओडिशा, ठीक है। पुआ रसगुल्ला डिश दोस्तों होती है। सो दाल भी डिश होती है, रसगुल्ला
दाल भी डिश होती है, पुआ भी तो डिश होती है आपके, और सो घूंगरा भी डिश होती है ना, वो रसगुल्ला घूंगरा। दोस्तों याद करो फिल्म कौन सी थी, मैं फिल्म का नाम भूल गया रसगुल्ला उसका दोस्तों। हाँ, घूंगरा खाने गया रसगुल्ला राजपाल यादव दोस्तों, चप्पल जूते खाकर आया था आपके, हाँ चोरी चोरी चुप चुप के दोस्तों ना, उसमें घूंगरा खाने गया था ना, याद है आपको, वही दोस्तों घूंगरा। ठीक है, तो पुआ, दाल और घूंगरा ये डिश होती है, ऐसे याद कर लो। आपको एग्जाम में सवाल ठीक ही तो करना है, आपको एग्जाम में सवाल ठीक करना है, दोस्तों क्या ही मुद्दा हो गया इस बात का। तो कुछ हो रहा है क्या, आपको सवाल ठीक करना है एग्जाम में, तो क्यों ये अपना दिमाग खराब कर लिखिएगा। ओडिशा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। ये सवाल दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, हाँ चपाती और घूंगरा रसगुल्ला ना, वही दोस्तों ना, ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, आपके एग्जाम में वापस पूछ सकता है। यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय और धाराएं, ठीक है, सवाल बड़ा अच्छा है। यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय और धाराएं, सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 20 अध्याय 111 धाराएं, ठीक है, 119 अध्याय 110 धाराएं, ठीक है, 19 अध्याय 110 111 धाराएं ना, 21 अध्याय 111 धाराएं, ये आपको बताना है। ठीक है, इन चारों में से क्या आपका आंसर आने वाला है, अरे 20 19 19 21। पहली बात दोस्तों आप तो ये नोट कर लो, यूएनओ दोस्तों आपके देखो, यूएनओ में आप कुछ बातें जानते होंगे कि भाई 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है 45 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय, यूएसए के अंदर, ये भी आप जानते होंगे। और जो मैनहट्टन द्वीप है यहां पर इसका मुख्यालय, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछे आपसे ये भी तुम रसगुल्ला भूल जाओगे दोस्तों, हम आपको इसको याद करवाएंगे, चिंता नहीं करना। ठीक है, देखिए दोस्तों 24 अक्टूबर 45 को यूएनओ की स्थापना होती है। ठीक है, वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, और मैनहट्टन द्वीप जो है यहां आपके न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय। ठीक है, अब गुरुजी आपसे पूछे यहां सो इसमें वर्तमान में देश कितने हैं, 193 देश जो है इसमें शामिल है, और साउथ सुडान छापना ये इसका नवीनतम देश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल दोस्तों पूछे आपसे सो यूएनओ चार्टर जो है उस पर साइन करने वाले सो देश कितने आपके, देखो उसमें भाग लेने वाले देश 51 थे, पर साइन करने वाले देश 50 थे। पोलैंड ने साइन नहीं किया, इस बात को ध्यान रखना। यूएनओ का जो चार्टर था उसके ऊपर पोलैंड ने साइन नहीं किया, उसने मना कर दिया था। 50 देश ने शामिल करा, पर दोस्तों 51 देश उसमें शामिल हुए। ठीक है, इसका नाम देने वाला कौन था आपके, इसका नाम देने वाला कौन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है ये इसका नाम देने वाला, और इन्हें आपके शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, आपको ध्यान रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, 193 देश साउथ सुडान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके कुल दोस्तों वर्तमान में 6 अंग होते हैं, ये आप जानते हो, पर दोस्तों आपको याद होगा आपके, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है, 5 अंग एक्टिव है, पर कुल आपको 6 अंग मानने हैं। ठीक है, वही दोस्तों पूछूं आपसे इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 19 अध्याय 111 धाराएं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अच्छा, आप में से कौन कौन ये चाहता है कि मैं आपको स्टैटिक जीके जो है वो यूट्यूब के ऊपर टॉपिक वाइज पढ़ा दूं, आप में से कौन कौन ऐसा है, बताओ, हाथ खड़े करके बताओ, आप में से कौन कौन ऐसा है जो चाहता है कि स्टैटिक जीके में आपको, हाँ मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना रसगुल्ला, यकीन मानना उसके बाद फिर आपको कुछ और नहीं पढ़ना, उसी को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बताओ खड़े करके हाथ कौन कौन ऐसा है। 19 अध्याय 111 धाराएं, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है ना। और दोस्तों मैं केवल लिखाता नहीं हूं रसगुल्ला ना, मैं आपको हंसा हंसा के आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं कि कोई बात नहीं। सो चलो इससे क्या ही रसगुल्ला फर्क पड़ता है कि भाई चल छैया छैया से जो आपके नीलगिरी आपने याद कर ले, क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से। नीलगिरी तो आपको दिमाग में आया कि नीलगिरी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ना, इतना दिमाग तो आ ही गया दोस्तों आपको। चलिए आगे बढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है इसकी स्थापना कब दोस्तों होती है। अगर कोई मेरा ब्रह्मास बैच में या फिर तिरंगा बैच के अंदर है या गौरव बैच के अंदर है, शायद मुझे लगता है इसमें से एक भी सवाल वो नहीं छोड़ने वाला होगा, ये तो आपने महसूस कर लिया होगा। ठीक है, बताइए रसगुल्ला, यूएन विकास कार्यक्रम पूछूं आपसे, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है। सो इसकी स्थापना मैंने लिखाई हुई है आपको, 1965 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, देखो यूएनओ की स्थापना कब होती है, 1945 के अंदर जो है वो यूएनओ की स्थापना
स्थापना होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? 65 में इसकी स्थापना होती है, और न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यूएनडीपी के बारे में आपको एक सवाल दोस्तों हमेशा याद रखना, मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला कौन? लिखना मानव विकास सूचकांक जो है, एचडीआई जो इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक जो है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो यूएनडीपी, आपको ध्यान रखना है। और अभी दोस्तों लेटेस्ट जो सूचकांक आया है उसमें भारत की रैंक कौन सी है? 134 रैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो यूएनडीपी है, और भारत की रैंक कौन सी है? 134 रैंक का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स पूछूं आपसे, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है इसको भी जारी करने वाला कौन? आपके इसे बोलते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। इसको भी जारी करने वाला कौन है? इसको भी जारी करने वाला कौन हो गया आपके? वो यूएनडीपी दोस्तों हो गया। और रैंक कौन सी इसमें? इसमें भारत की रैंक 108 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 1965 के अंदर जो है ये आपकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब दोस्तों होती है ना? देखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो है इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जो है एनसीईआरटी कहते हैं, ठीक है। इसको रसगुल्ला एनसीईआरटी बोलते हैं, इसलिए ध्यान रख लीजिए दोस्तों, आपके एनसीईआरटी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो एनसीईआरटी किसको बोलते हैं? एनसीईआरटी रसगुल्ला नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 1961 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक दोस्तों आंसर है। आप में से कोई दोस्तों डेट बताएगा कि कौन सी दिनांक को इसकी स्थापना होती है? बताओ कौन सी दिनांक को इसकी स्थापना होती है, वो डेट कौन सी है जिस डेट को इसकी स्थापना होती है? बाकी दिनेश शकलानी जो है, लिखना दिनेश शकलानी जो है वो इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिनेश शकलानी इसके हेड है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है हमारा। आपको डेट बतानी है, डेट कौन सी है ना। वर्ष 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस सम्मेलन के तहत दोस्तों हुई थी? अगर आपने ढंग से अध्ययन नहीं करा है तो यकीन मानना आप ये सवाल नहीं कर पाओगे, और जिन्होंने ढंग से पढ़ा हुआ स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो इस सवाल को निकाल ले जाएगा। 1955 सो यहाँ पर जो नेम है हमारा, जिसको हम नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं, सो इसका यहाँ पर आपके पहला सम्मेलन नहीं पूछा आपसे, 61 वाला सो बेलग्रेड के अंदर हुआ था, सर्बिया के अंदर हुआ था, आपको याद होगा। सो जवाहरलाल नेहरू जो है आपके उसमें मेन भूमिका के अंदर थे। यहाँ पूछा इसकी स्थापना के लिए 55 में सम्मेलन हुआ था, सो वो कहाँ हुआ था आपके? वो बांडुक सम्मेलन हुआ था, आपको छापना है, ठीक। कहाँ हुआ था? वो बांडुक सम्मेलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, बांडुक सम्मेलन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो ऊपर वाला सम्मेलन पूछूं आपसे, याद कीजिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है इसकी स्थापना किससे होती है? 44 के अंदर आपके जो बेटन वुड्स सम्मेलन है इससे स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बांडुक सम्मेलन हो गया है। अच्छा, ये बांडुक स्थान पूछूं आपसे, ये कहां है रसगुल्ला? सो बांडुक स्थान जो है, ये बांडुक लोकेशन जो है वो तो किस देश के अंदर? लिखना ये बांडुक लोकेशन जो है इंडोनेशिया के अंदर है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बांडुक, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो ठीक आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िएगा, 1798 में लॉर्ड्स वेलेजली ने पहली सहायक संधि किस दोस्तों आपके किसके साथ में की है? अरे पहली सहायक संधि तो आप जानते हो 1798 से होती है, करने वाला कौन सा? वेलेजली करने वाला। अच्छा, कभी सवाल पूछा आपसे सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन? बताओ मुझे, सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन था? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों वेलेजली ने आपके लिखना हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, इसके साथ पहली बार की 1798 में, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों याद कीजिए, आपके हैदराबाद की बात करूं आपसे, ऑपरेशन पोलो जो है ये 1948 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया
और याद कीजिए बेटा, वो सो तारीख पूछूं आपसे कौन सी है जिस तारीख को हमने हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, मैंने सवाल दोस्तों एक छोड़ दिया आपके सामने। देखो, सहायक संधि शुरू करने वाला सवाल पूछूं आपसे, वेलेजली आपको नहीं करना है। सो शुरू करने वाला सवाल कौन सा आपके, डुप्ले साहब शुरू करने वाले फ्रांस के ना, फ्रांस के डुप्ले जो है वो शुरू करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांस के डुप्ले शुरू करने वाले। ठीक है, और पूछूं आपसे ऑपरेशन पोलो दोस्तों आपकी तारीख कौन सी आपके, अरे 17 सितंबर की तारीख थी। अभी गृह मंत्रालय ने इसको जो है हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा ने गदर पार्टी की स्थापना कब की दोस्तों ना। देखो, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा जो है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में होती है, 1913 में होती है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। और सो कहां स्थापना, रसगुल्ला स्थापना पूछू कहां पर होती है, सैन फ्रांसिस्को में होती है, अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो यूएसए के अंदर जो सैन फ्रांसिस्को है, यहां पर 1913 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा जो है वो इसकी स्थापना करने वाले। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर। ठीक है, उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, इनका संबंध दोस्तों किस ट्रॉफी खेल से आपके, देखो उबेर कप पूछो आपसे, उबेर कप, थॉमस कप दोस्तों आपके, नारंग कप पूछे आपसे, संबंध किससे, बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, इससे संबंध है। ठीक है, तो उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप दोस्तों, अभी आपके उबेर कप, थॉमस कप हुआ है। और सवाल पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन आपके, अरे इसको जीतने वाला कौन हो गया है, चीन इसको जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उबेर कप और थॉमस कप चीन जीत गया, अभी हुआ ये। और बैडमिंटन ऑप्शन नंबर सी छापना इससे संबंधित है ना। एशियाई खेलों का पहला आयोजन वर्ष 1951 में कहां दोस्तों हुआ, याद कीजिएगा। अरे एशियाई खेलों का पहला जो आयोजन है, एशियाई खेलों का पहला आयोजन 1951 के अंदर कहां दोस्तों होता है। देखो, पहली बार 1951 में आपके पहली बार एशियन गेम्स होते हैं। और सो दिल्ली जो है आपके, दिल्ली जो है यहां पर ये एशियन गेम्स होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका शुभंकर क्या बताओ, जो पहला एशियन गेम था इसका मैस्कोट क्या है, ये आपको छापना है। ठीक है, वही दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, सो भारत पूछे आपसे, सो भारत जो है अब तक 2 बार इसका होस्ट रहा है। ठीक है, भारत 2 बार इसका होस्ट रहा है, 1951 के अंदर दोस्तों रहा है और 1982 के अंदर भी भारत जो है वो होस्ट रह चुका है। ठीक है, तो भारत 2 बार इसका होस्ट रहा है। मैंने सवाल पूछा आपसे, 1951 जो आपके पहली बार एशियन गेम्स हुआ था दिल्ली के अंदर, उसका मैस्कोट क्या है, सवाल आपके सामने ये दोस्तों। अभी 19वां एशियन गेम्स पूछूं आपसे, अभी दोस्तों 19वां जो एशियन गेम्स है, यहां सवाल पूछे आपसे कहां रसगुल्ला हुआ, सो होंगझाऊ चीन के अंदर हुआ है। और जो नेक्स्ट होने वाला वो कहां पर होगा आपके, वो आपके लिए ना, वो जापान के अंदर होने वाला आइची स्थान पे, कहां पर, आइची स्थान पर जापान के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे अप्पू वालों, तुम्हारे कान के नीचे ऐसा घुमा के मारो दोस्तों, मतलब पप्पू बना दो तुमको, अप्पू की जगह रसगुल्ला ना, अप्पू। अरे मतलब तुमसे कोई सवाल कुछ भी पूछ ले, तुम्हारा आंसर फिक्स है दोस्तों ना। मैंने सवाल पूछा कि 51 में जो एशियन गेम्स हुआ है उसका मैस्कोट क्या है, अरे कोई भी मैस्कोट नहीं था रसगुल्ला दोस्तों, कोई भी मैस्कोट नहीं है। मैस्कोट की शुरुआत 82 में हुई सुना, पहली बार मैस्कोट कब आता है, पहली बार शुभंकर 1982 में आता है। और अप्पू शुभंकर कौन था, अप्पू शुभंकर था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अप्पू शुभंकर पहली बार 82 में आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली ठीक आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार है। सवाल दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है आपके, ये सवाल एग्जाम में खूब पूछता है आपसे कि ग्रैमी अवार्ड्स हो। देखो, ग्रैमी अवार्ड का संबंध तो म्यूजिक से है ना, एमी अवार्ड का संबंध टेलीविजन से है। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड का संबंध पूछो किससे दोस्तों, आपके पुलित्जर वाला आपके किससे, ये आपके पत्रकारिता से। और प्रिज्जर वाला रसगुल्ला पूछूं आपसे किसके से, प्रिज्जर वाला जो है लिखना किससे आपके, वो आपका आर्किटेक्चर से, ध्यान रखना। ठीक है, सवाल यहां पर पूछ रहा है सो ग्रैमी अवार्ड मतलब म्यूजिक का अवार्ड, सो म्यूजिक का अवार्ड है। और पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे कौन है, तन्वी शाह। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहले भारतीय पूछूं आपसे कौन सो, अरे पहले भारतीय कौन था आपके, तो पंडित रविशंकर
रविशंकर पहले भारतीय हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं। पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे तन्वी शाह दोस्तों आपके, AR रहमान, तन्वी शाह दोस्तों, इन दोनों का आपके जो जय हो फिल्म था ना, जय हो जो गाना था आपके, अरे जय हो, वही दोस्तों आपके जय हो के लिए लिखना तन्वी शाह को मिला। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में किस फ्यूजन बैंड को, लिखना अभी हाल ही में किस फ्यूजन बैंड को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? मैं जानता हूं इस सवाल का आंसर बच्चा बच्चा जानता है, पर चारों ऑप्शन देखने के बाद में 40% लोग जो हैं वो कंफ्यूज दोस्तों हो जाएंगे, और इसमें से 20% लोग जो हैं वो इसका आंसर जो है वो गलत छाप के आ जाएंगे। 3:2 होता है, या फिर 2:3 होता है, या 2:2 होता है, या 3:3 होता है। यहां पर दोस्तों मामला खराब होगा, ठीक है। लेकिन शक्ति बैंड पूछूं आपसे, कौन सी बैंड आपके? शक्ति बैंड आपके, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तबला बताने तबला के लिए जाकिर हुसैन था आपके, गाने के लिए शंकर महादेवन आपके, और इसमें बहुत सारे लोग और भी शामिल थे। वायलिन वादक अलग आपके, ताल वादक अलग थे इसके अंदर। शक्ति बैंड आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय ध्वज पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे कितना? इसकी लंबाई 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है, ठीक है। तो 3:2 इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है, ठीक है। कितना होता है? 3:2। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दोस्तों ना। अच्छा, इसके वास्तुकार कौन थे? इसका डिजाइन तैयार करने वाले कौन थे? पिंगली वेंकैया साहब जो हैं ये डिजाइन तैयार करने वाले। और 22 जुलाई 1947 को इस तारीख को जो है जो ध्वज है हमारा, इसको हमने स्वीकार किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22 जुलाई 47 को हमने ध्वज आपके स्वीकार किया, पिंगली वेंकैया डिजाइन बनाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर का राज्य फूल? दोस्तों ना देखो, मैंने प्रयास किया कि 50 सवाल के अंदर जो हमारे 18-20 टॉपिक होते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन के, वो आपको सारे यहां पर एक बार दिखा दूं कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम में सवाल उनसे पूछा गया है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर का राज्य फूल है, ठीक है। फॉक्सटेल ऑर्किड, सिरौ लिली, गुलाबी रोडोडेंड्रॉन, और रेटूसा पूछे आपसे कौन सा? देखो सिरौ लिली पूछूं आपसे, यह साथियों मणिपुर दोस्तों आपके यहाँ का राज्य फूल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मणिपुर का राज्य पशु पूछूं आपसे कौन? रसगुल्ला। संगाई हिरण आपके, संगाई हिरण जो है ये मणिपुर का राज्य पशु दोस्तों बोलते हैं इसको, और इसी को डांसिंग डियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को डांसिंग डियर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संगाई हिरण या फिर डांसिंग डियर कहाँ का है? मणिपुर का राज्य पशु हो गया है। और मणिपुर का राज्य फूल कौन सा है? सिरौ लिली। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि सिरौ लिली फेस्टिवल कहां पर होता है, लिखना सिरौ लिली फेस्टिवल जो है यह भी मणिपुर के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मणिपुर के अंदर ही सिरौ लिली फेस्टिवल होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। विकमिंग की लेखिका कौन दोस्तों? ना झुंपा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। सवाल पूछे आपसे, बिकमिंग पुस्तक जो है उसकी राइटर कौन सा आपके? देखो झुंपा लाहिड़ी पूछे आपसे, इनकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी है? द लोलैंड जो है ये इनकी बड़ी फेमस बुक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द लोलैंड पूछूं आपसे, झुंपा लाहिड़ी जी की बड़ी फेमस बुक हो गई है ना। सुधा मूर्ति पूछूं आपसे, इनकी रसगुल्ला बुक कौन सी है? डॉलर बहू जो है इनकी बड़ी फेमस बुक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक का नाम द लोलैंड है ना। सुधा मूर्ति पूछूं आपसे, बुक का नाम क्या है? डॉलर बहू इसका नाम है। और मिशेल ओबामा पूछूं आपसे, बुक का नाम क्या है? बिकमिंग बुक का नाम है। हिलेरी क्लिंटन से पूछे आपसे, बुक का नाम हिलेरी क्लिंटन साहब के, इनकी बुक का नाम है व्हाट हैपेंड। क्या है? व्हाट हैपेंड जो है वो इनकी बुक का नाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिलेरी क्लिंटन व्हाट हैपेंड, इसके अलावा मिशेल ओबामा आपकी बिकमिंग पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। 73वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया, ठीक है? 24 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 93 को, 24 अप्रैल 94 को, 1 जून 93। देखो चारों दोस्तों ऑप्शन ऐसे दिए जिससे कि आपका कंफ्यूजन बढ़ जाए दोस्तों ना। देखो 24 अप्रैल की तारीख थी, ये तो हर कोई जानता है दोस्तों ना, इस तारीख को ये लागू हुआ है, ये तो हर कोई जानता है। अब वो 92 की तारीख है, 93 की तारीख है, या फिर 94 की, यहां पर सवाल फंस जाता है, ठीक है। देखिए जब दोस्तों हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, यह साथियों दोस्तों आपके 1992 का आपको छापना है।
73वां भी इसी वर्ष का है और 74वां जो है यह भी इसी वर्ष का है, ठीक है। ये दोनों आपके जो अमेंडमेंट है आपके दोनों की दोनों अमेंडमेंट 1992 के, ठीक है। लेकिन दोस्तों 73वां अमेंडमेंट जो आपकी 24 अप्रैल 93 को लागू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 74 पूछूं आपसे, यह 1 जून आपके 93 जो है 1 जून 93 जो है इसमें लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। 73वां किसके लिए? पंचायती राज के लिए, इससे अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई आपके और 74वां 12वीं अनुसूची के लिए छापना और नगर निकाय के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी आंसर है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है इसी तारीख को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है ना। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? ठीक है, बोडो डोंगरी, मैथिली कोंकणी, संथाली मणिपुरी और मैथिली संथाली, चारों जो ऑप्शन है। इस प्रकार सवाल से देखो 92वां संविधान संशोधन हर कोई जानता है दोस्तों ना, हर कोई जानता है, ठीक है। लेकिन सवाल को ऐसे कंफ्यूज कर दिया गया यहाँ पर जो है कि फिर इसमें आपको कूट ढूंढना है दोस्तों ना। पहले तो यहाँ पर चेक करो वो कौन कौन सी भाषा है, ठीक है। फिर यहाँ पर चेक करो कि भाई साहब इसमें कूट कौन कौन सा ठीक है। सवाल देखो क्वेश्चन तो आसान है लेकिन रसगुल्ला उसके ऑप्शन टफ बना दिए गए आपके सामने और क्वेश्चन अपने आप दोस्तों टफ हो गया, ठीक है। देखिएगा पहली बात दोस्तों आपकी जो मूल संविधान था वहां मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वहां पर हमारे पास 14 लैंग्वेज थी, ये आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 21वां अमेंडमेंट होता है और सिंधी लैंग्वेज जो है वो आपके 15वीं लैंग्वेज के रूप में शामिल होती है, ठीक है। इसके बाद आप 71 दोस्तों आपके इसके बाद होता है आपके और 71 छापना, इसमें नेपाली, मणिपुर और कोंकणी शामिल होती है। 16, 17, 18 ये 3 लैंग्वेज शामिल होती है, ठीक है। और 92 पूछूं आपसे यहाँ पर बोडो डोंगरी मैथिली संताली जो है ये 4 शामिल इसमें होती हैं और आपकी ये 19, 20, 21, 22 तो कुल 22 लैंग्वेज हमारी हो चुकी हैं। सवाल पूछ रहा है दोस्तों 92 की बात करूं आपसे तो बोडो डोंगरी, इसके अलावा संथाली दोस्तों आपके मणिपुरी नहीं होगा, ठीक है। मैथिली कोंकणी नहीं होगा, ठीक है। मैथिली संताली होगा, मतलब कि 1 और 4 हमारा ठीक आंसर होगा। जहां दोस्तों 1 और 4 होंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है 1 और 4 ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बांसुरी वादक नहीं है, ठीक है। कौन दोस्तों बांसुरी वादक नहीं है? पन्नालाल घोष नहीं है, हरिप्रसाद चौरसिया नहीं है, राकेश चौरसिया नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी आपके शिव कुमार शर्मा दोस्तों नहीं है आपके। अरे बांसुरी वादक पूछूं आपसे, पन्नालाल घोष दोस्तों है ना, हरिप्रसाद चौरसिया बिल्कुल चौरसिया भी हैं आपके और घोष साहब भी हैं, ये तीनों आपके बांसुरी वादक आपके। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आपके ये आपके कौन संतूर वादक है, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा पूछूं आपसे संतूर वादक हैं और भजन सोपारी पूछूं आपसे इनका संबंध भी किससे? आपके संतूर वादक से, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो गया ना। आगे देखिएगा वर्ष 24 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित गणेश राजगोपालन का संबंध आपके किस इंस्ट्रूमेंट से? ठीक है, गणेश राजगोपालन पूछूं आपसे इनका संबंध दोस्तों आपके इनका संबंध जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? सवाल आपसे यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। वायलिन, सरोद, संतूर, गिटार दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने। बताओ रसगुल्ला फटाक से गणेश राजगोपालन जो है इनका संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, ये आपको बताना है, ठीक है। वायलिन, सरोद, संतूर, गिटार, बताओ इन चारों में से क्या इसका आंसर होना चाहिए? वायलिन, सरोद, संतूर, गिटार पूछूं आपसे। ऐसो गणेश राजगोपालन ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है और जो शक्ति जो फ्यूजन बैंड थी ना जो अभी मैंने आपको बताई थी और शक्ति बैंड के अंदर भी ये शामिल है, ठीक है। और वायलिन वादक, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके एक आंसर है वायलिन वादक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। वायलिन वादक आपके, अरे वो फॉर वायलिन दोस्तों आपके, वो फॉर वायलिन और वो फॉर विनायक, ठीक है। वो फॉर विनायक और वो फॉर वायलिन, विनायक का मतलब गणेश, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर है वायलिन वादक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन? देखो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खेल, अवार्ड्स और आपके शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज,
सो क्लासिकल डांस, फोक डांस, इसके अलावा सो भारत के आपके अवार्ड्स के बारे में, और कौन पहला, कौन आपके पृथ्वी पर पहला, कौन भारत का पहला, वो सारे क्वेश्चंस मैंने जो हैं वो शामिल किए हैं। ठीक है, दिवस के क्वेश्चन भी अभी आने वाले हैं ना। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर सो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन आपके, देखो एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, सो नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला कौन आपके, रॉबर्ट पियरी जो है, ये नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रॉबर्ट पियरी पूछूं आपसे, नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला। सो और साउथ पोल पूछूं आपसे, यहां पहुंचने वाला आपके, यहां पहुंचने वाला छापना सो एमंडसन जो है आपके, ये साउथ पोल पे पहुंचने वाला। ठीक है, साउथ पोल पे कौन पहुंचा, एमंडसन पहुंचा, और नॉर्थ पोल की बात करूं कौन पहुंचा, रॉबर्ट पियरी पहुंचा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला रॉबर्ट पियरी और साउथ पोल पहुंचने वाला एमंडसन, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली थे, नॉर्वे वाले, सुना। और मैगलेन पूछूं आपसे, जो अर्थ है आपके पृथ्वी है उसका चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन, मैगलेन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेंबर बनने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी मेंबर बनने वाली पहली आपके भारतीय महिला कौन आपके, नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली आपके भारतीय महिला। ठीक है, अच्छा पूछूं आपसे, आईओसी पूछे आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है, यह भी आपको छापना है। और इस तारीख को दोस्तों हम लोग जो है ओलंपिक डे बनाते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक जो है, ये इसके अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन, सो महत्वपूर्ण सवाल है। कैबिनेट जो बनी हमारी पहली बार दोस्तों, उस कैबिनेट में आपके इस्तीफा देने वाले, रिजाइन देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, असो मुखर्जी साहब थे, और सुकुमार सेन थे, केसी नियोगी साहब थे, या सीडी सुषमा। देखो सीडी देशमुख पूछूं आपसे, सो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन था आपके, इंडियन गवर्नर जो है कौन था आपके, वो थे चिंतामणि देशमुख साहब जो है, वो आपके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी पूछूं आपसे, केसी नियोगी, तो छापना आपके पहला जो फाइनेंस कमीशन था इसके हेड कौन थे, वो केसी नियोगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुकुमार सेन पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों आपके इलेक्शन कमीशन जो है इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले, वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, और जो हमारा सवाल पूछा है, कैबिनेट से रिजाइन देने वाले पहले कौन था आपके, मुखर्जी साहब, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन दोस्तों ना, देखो ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन, पहली भारतीय महिला कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी पूछूं आपसे, खेल दोस्तों कौन सा आपके, वेट लिफ्टिंग खेल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा साथियों अगर पूछूं आपसे यहाँ से आपके वेट लिफ्टिंग खेल दोस्तों आपके, और 2000 का ओलंपिक था, और सो कहाँ आपके, सिडनी, आपके सिडनी जो है सो यहाँ ये ओलंपिक हुआ था, और वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कौन लाती है, कर्णम मल्लेश्वरी लाती है, पहला हमारा ओलंपिक में आपके महिला के द्वारा जीता गया पहला मेडल। ठीक है, और सो वहीं पूछूं आपसे, 2 ओलंपिक मेडल्स आपके, 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी, पीवी सिंधु छापना, 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली से पहली महिला थी आपके 2016 रियो ओलंपिक में आपके यहाँ सिल्वर लेकर आती है, और 20 में आपके टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आती है। ठीक है, और एक ही ओलंपिक में लिखना, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली कौन आपके, मनु भाकर हैं, इनका नाम भी आपको छापना है। एक ही ओलंपिक, सो पेरिस पहला ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक के अंदर मनु भाकर शूटिंग के अंदर आपके 2 ब्रॉन्ज लेकर आई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा सिल्वर जीतने वाली पहली महिला पूछे आपसे, सिल्वर जीतने वाली आपकी महिला का नाम पूछूं आपसे, एक तो कौन रसगुल्ला, एक तो हमारी आपके कौन, पीवी सिंधु हो गए आपके सिल्वर जीतने वाली महिला, पीवी सिंधु आपके एक हमारी कौन हो चुकी है आपके लिखना, एक हमारी पीवी सिंधु, तो आपके एक आपके मीराबाई चानू। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में भारत के पास कुल 2 ही मेडल आए आपके, कर्णम मल्लेश्वरी वाला आ चुका है, और एक आपके मीराबाई चानू वाला आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेडल वेट लिफ्टिंग में नहीं आया। ठीक है, कमेटी वाला सवाल देखिएगा, आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, आबिद हुसैन समिति पूछूं आपसे, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, लघु उद्योग,
राजभाषा विकास, ओबीसी आरक्षण सो और अकाल, ठीक है। लेकिन आपके जो आपके लघु उद्योग होते हैं आपके, इनके विकास के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम क्या है? आबिद हुसैन कमेटी इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आबिद हुसैन कमेटी पूछूं आपसे, लघु उद्योग की कमेटी, आपको ऑप्शन नंबर 1 आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्री है इसके लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राजभाषा आयोग पूछूं आपसे, याद कीजिए बेटा दोस्तों आपके, अरे बीजी खरे आयोग कौन सा है? बीजी खरे आयोग जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों आपकी जो राजभाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके डेवलपमेंट से, ठीक है। तो बीजी खरे आयोग पूछा आपसे, राजभाषा के विकास के लिए बीजी खरे दोस्तों आयोग, ठीक है। वहीं ओबीसी पूछूं आपसे, सो ओबीसी आपके सब क्लासिफिकेशन पूछे आपसे। अच्छा बताओ सो कौन सी कमेटी बनती है आपके ओबीसी के अंदर? सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इसके लिए कमेटी कौन सी बनती है आपको बताना है, ठीक है। हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर, ठीक है। भारत में कर सुधार के लिए 1991 में किस समिति का निर्माण किया गया, ठीक है? स्वामीनाथन कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, भगवती कमेटी दोस्तों आपके, और राज चलिया कमेटी, ऑप्शन नंबर डी है। टैक्स रिफॉर्म्स आपके, टैक्स रिफॉर्म की बात अगर करेंगे दोस्तों तो टैक्स रिफॉर्म के बारे में चलिया समिति आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म की बात करूं दोस्तों आपके, तो वहां पर आपको एक कमेटी ध्यान रखनी है, उसका नाम क्या है? चलिया कमेटी आपको ध्यान रखनी है। टैक्स रिफॉर्म में आपसे सवाल पूछ सकता है, चलिए कमेटी आपसे पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, कस्तूरी रंगन पूछा आपसे, याद किसो? अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो कमेटी कौन सी छापना? कमेटी आपके कस्तूरी रंगन कमेटी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट हुआ है ना? देखो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछूं आपसे, यह 24 अप्रैल को हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। अभी मैंने बताया क्यों सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछूं आपसे 25 अप्रैल डेट पूछा आपसे किसकी है? मलेरिया डे छापना आपके 25 अप्रैल दोस्तों ना। 23 अप्रैल पूछूं आपसे, बुक्स और कॉपीराइट डे कब होता है आपके? यह 23 अप्रैल को होता है, ठीक है। और 22 अप्रैल पूछूं आपसे, 22 अप्रैल छापना जैव विविधता दिवस जो है ये 22 अप्रैल को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों की डेट आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर 24 अप्रैल ना। भारत में प्रतिदिन राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट होता है? देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछूं आपसे, इसकी तारीख से कौन सी आपके? अरे राष्ट्रीय बालिका दिवस की तारीख कौन सी है? 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो आपके 24 जनवरी को होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो सेलिब्रेट दोस्तों होता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे पूछा आपसे, इसकी डेट कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे से पूछा आपसे, इसकी डे से कौन सी आपके? अरे 22 दोस्तों अप्रैल छापना, 22 अप्रैल को आपके पृथ्वी दिवस जो है वह सेलिब्रेट दोस्तों होता है। 22 मई को कौन सा? 22 मई को जो है वो आपका जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को होता है, ठीक है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है और आपके 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, इसको ठीक करना, ठीक है। 22 अप्रैल ठीक करना, पृथ्वी दिवस होता है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। हमने पूछा आपसे कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे पूछूं आपसे, तारीख कौन सी आपके? 2 दिसंबर की तारीख, ऑप्शन नंबर बी छापना। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, 2 दिसंबर की तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में नेशनल स्टैटिक्स डे पूछे आपसे, कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? अरे सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे, तारीख कौन सी है? 29 जून की तारीख है, ऑप्शन नंबर से डी आंसर है। अच्छा किसका बर्थडे आपके? पीसी महालनोबिस साहब जो है इनका हैप्पी बर्थडे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीसी महालनोबिस साहब जो है इनका हैप्पी बर्थडे दोस्तों इस तारीख को होता है। बाकी दोस्तों आप जानते हो सेकंड जो आपके 5 ईयर प्लान है उसकी रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे? यही थे, आपको नोट करना है। और नेशनल स्टैटिक डे आपके इन्हीं के बर्थडे पर होता है, 29 जून की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, कोटोपैक्सी एक दोस्तों आपके एक्टिव वोल्केनो है और ये कहां पर स्थित, ठीक है। कोटोपैक्सी पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आपके लिखना? ईरान पूछे आपसे, यहां पर नहीं है दोस्तों ना। इक्वाडोर पूछे आपसे, यहां पर ये ज्वालामुखी आपके से यहां पर स्थित है, ये आपको छापना है। कोटोपैक्सी पूछूं आपसे, ये यहीं पर दोस्तों आपके, और एक और लिखना चिम्बेरजो, ठीक है। कोटोपैक्सी
कोटोपैक्सी और चिम्बेरजो, ये दोनों वोल्केनो कहां पर है? दोनों वोल्केनो जो है वो इक्वाडोर के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से? कोटोपैक्सी और चिम्बेरजो आपको ध्यान रखना है, इक्वाडोर, है ना। इंडोनेशिया पूछूं आपसे, यहां पर साथियों से आपके माउंट मेरापी पूछूं आपसे, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग से आपके माउंट सिनाबुंग, माउंट ईबू दोस्तों आपके। इसके अलावा क्राकातोआ ज्वालामुखी जो है, ये चारों वोल्केनो कहां पर? आपके इंडोनेशिया में, ठीक है। मेरापी, क्राकातोआ, सिनाबुंग, ईबू आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो वहीं से म्यांमार पूछे आपसे, यहां बताओ कौन सा वोल्केनो, सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, आपको बताना है, ठीक है। विषुवत रेखा सर गुरुजी 50 से अधिक हो गए, क्या ही फर्क पड़ रहा है दोस्तों, है ना। जब मेरा मन है 50 पढ़ाने का, तो तुम क्यों आपके थक रहे हो दोस्तों, है ना। अब मैं आपको 50 बोल के 44 पढ़ाऊंगा तो गद्दारी होगी, ठीक है। पर दोस्तों अगर मैं 60 लिख के आपको ना 60 लिखूंगा, तो आप में से कुछ लोग जो हैं उनका माइंड खराब होगा, गुरुजी 60 सवाल पढ़ाओगे। हाँ, मैं धोखा करने वाला इंसान दोस्तों हूँ, ठीक है। धोखा करने में मैं एक्सपर्ट हूँ रसगुल्ला, शुरू से धोखा करने में एक्सपर्ट रहा हूं मैं आपके। मैं 60 बोल के 50 कराता हूँ, सॉरी 50 बोल के 60 कराता हूँ, ये मेरी खून के अंदर है, ठीक है। मैं पहले 50 बोलूंगा, फिर आपको 60 कराऊंगा दोस्तों आपके, और फिर ले दे के आपको 65 तक ले जाऊंगा, और फिर दोस्तों अंत में 70 कर दूंगा आपके लिए। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। आप मुझे धोखेबाज कह सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ठीक है। देखना सो, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछूं आपसे, देखो विषुवत रेखा पूछे आपसे, लिखिए दोस्तों आपकी लिम्पोपे पूछूं आपसे। मकर रेखा जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? आपके लिम्पोपे, ठीक है। सो कांगो पूछूं आपसे, जो विषुवत रेखा है इसको 2 बार काटने वाली नदी आपके, सो कांगो हो गई, ऑप्शन नंबर सी है। और कर्क रेखा पूछे आपसे, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पूछूं आपसे, इसको दोस्तों नदी कौन सी छापना आपके, वो है आपके लिखना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, वो कौन से आपके, वो है आपके, वो लिखिए दोस्तों, वो कौन सी नदी आपके? माही नदी, कौन सी? माही नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सुनिएगा, लिम्पोपे पूछे आपसे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाले ना, लिम्पोपे मकर रेखा, कांगो पूछूं आपसे विषुवत रेखा, ठीक है, और माही पूछे आपसे कर्क रेखा, तीनों आपको ध्यान रखने, कभी भी सवाल कोई भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अंतिम सवाल आपके लिए, ठीक है, अंतिम सवाल आपके लिए, है ना, खुश हो जाओ ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख शहर शिकागो किस झील के किनारे स्थित, ठीक है। यूएसए दोस्तों इसका प्रमुख शहर शिकागो पूछूं आपसे, देखो सबसे बड़ी पूछा आपसे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, फ्रेश वाटर आपके जो लेक है, वो कौन सी आपके छापना, वो है सुपीरियर झील, आपके सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके मिशिगन पूछूं आपसे, केवल यूएसए में कौन सी झील आपके, जो 505 झील जो आपकी जो ग्रेट लेक एरिया है, उसमें केवल एक झील आपके केवल यूएसए के अंदर है, वो है मिशिगन, ठीक है। बाकी तो सुपीरियर आपके ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो पूछूं आपसे, यह चारों झील कहां से? ये चारों झील जो आपके वो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। मिशिगन दोस्तों एकमात्र ऐसी झील है आपकी जो कहां से, जो केवल और केवल यूएसए के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं रसगुल्ला सो, केवल यूएसए के अंदर आपकी झील है, और शिकागो शहर जो है, यहां से शिकागो शहर जो है ये इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है। सो विनिपेग पूछे आपसे कहां से? विनिपेग पूछूं आपसे कहां से? कनाडा के अंदर सो विनिपेग झील है, और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? वो यहीं पर सो ना। अथाबास्का पूछूं आपसे सो, ये सो कनाडा के अंदर आपसे अथवा यहाँ है दोस्तों आपके, और इसमें यूरेनियम जो है इसके भंडार मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर वापस से, सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई, ध्यान रखना, फ्रेश वाटर आपके लेक हो गए, है ना। मिशिगन झील आपसे यूएसए के अंदर है, और केवल यूएसए के अंदर आपको छापना, और यहाँ पर आपके शिकागो शहर इस झील के किनारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विनिपेग पूछूं आपसे, कनाडा के अंदर झील है, और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अथाबास्का पूछूं आपसे, कनाडा के अंदर है, और यूरेनियम का भंडार यहाँ पर मिलता है, आपको छापना है। सवाल पूछ रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। बाकी दोस्तों ये 5 झील आप जानते हो, सुपर मिशन है ई आंटी, कौन है? सुपर मिशन है ई आंटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपीरियर, मिशिगन,
ह्यूरोन एरी ओंटेरियो, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। सुपर मिशन आंटी आप नोट कीजिएगा, सुपीरियर मिशिगन हैरी आपके सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन एरी ओंटेरियो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे सुपीरियर और आपके ह्यूरोन नदी जो है, सुपीरियर झील आपके और ह्यूरोन झील जो है, इसके बीच में नहर कौन सी है, वो सू नहर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सू नहर, सुपीरियर झील और जो ह्यूरोन झील है इसको कनेक्ट करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक सूचना आपके, ये क्लास मैंने यहीं पर समाप्त कर दी है। हुआ क्या साथियों, मैं खाली बैठा हुआ था आज दोस्तों ना, मतलब आज शाम को मेरी कोई क्लास थी नहीं, तो मुझे लगा कि यार क्या करूं। सुबह दोस्तों मेरे दिमाग में विचार आया कि कोई बात नहीं, स्टैटिक जीके जो है उसकी क्लास में लगवाता हूं आपके सामने, खाली बैठे करे क्या दोस्तों ना, कुछ तो कर ले रसगुल्ला, आपके साथ टाइम पास ही कर ले दोस्तों। तो टाइम पास करने के लिए मैं आपके सामने आ गया और कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए। लगभग दोस्तों 1 घंटे के आसपास हुआ होगा और 55 के आसपास सवाल मैंने पढ़ा दिए। इस 55 में दोस्तों मैंने आपको कम से कम एक सवाल में 2 तो पढ़ा ही दिए होंगे। सो लगभग आपके 100 से ऊपर सवाल मैंने पढ़ा दिया आपको लगभग 60-70 मिनट के अंदर, ठीक है। बस ऐसे ही आपको लगातार पढ़ना है इस स्टैटिक वाले पोर्शन को। यकीन मानना, स्टैटिक वाला पोर्शन टफ नहीं है दोस्तों, कौन इसको रिवाइज कितना करेगा उस बात का दोस्तों दम है यार, ठीक है। तो एक जीडी दोस्तों, जीडी वालों के लिए सूचना है, जीडी वालों के लिए एक 479 रुपीज का कोर्स लॉन्च हो चुका है, कल दोस्तों लॉन्च हो चुका है। 8 तारीख इसकी अंतिम, 8 आपके सितंबर जो है इसको 8 सितंबर रात को 12 बजे इसकी अंतिम तारीख रहने वाली है आपकी। इसके बाद में इसकी जो प्राइस आपकी ये होने वाली है 479 प्राइस आपकी इसमें रहने वाली है और इसमें आपको 200 टेस्ट जो है वो फ्री मिलने वाले, ठीक है। ये टेस्ट आपको नहीं खरीदने, वो इसी आपके बैच में आपको फ्री मिलेंगे और 16 सितंबर से टेस्ट आपके शुरू होने वाले हैं। 11 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें स्टैटिक वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको इस बैच के अंदर और रीजनिंग अक्षय सर पढ़ाने वाले हैं आपको। बाकी पूरी टीम आपके सामने यहाँ पर है जो आपको पढ़ाने वाली है और 479 रुपीज की फीस रहने वाली, ये सूचना आपके लिए यहाँ पर है। और क्लास कैसी लगी आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी कल सुबह दोस्तों, कल सुबह 6 बजे आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, इसके टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं वो कल सुबह पढ़ाऊंगा आपको। ये आपके लिए सूचना है। कल सुबह 1 घंटे के अंदर, कल सुबह 1 घंटे के अंदर आपके जनवरी से अगस्त तक के टॉप 100 क्वेश्चन जो है ये पढ़ाने वाला हूं आपको, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। तो कल सुबह तैयार रहना आप लोग जो है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके टॉप 100 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले कल सुबह 6 बजे, ठीक है। ये आपके लिए सूचना है। बाकी क्लास कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, वेट करूंगा आपका। और अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो सारा खेल दोस्तों आपकी डिमांड पे चलता है, ठीक है। आपकी डिमांड होगी तो मैं आपको स्टैटिक वाला पोर्शन जो है उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, मतलब मैं करा दूंगा ना, चिंता मत कीजिए आप लोग जो है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो यहां पर आपको पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं स्टैटिक वाले पोर्शन का, ठीक है। पर आपके लिए सूचना, तो यही सूचना आपके लिए मेरी तरफ से है। अगर आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये 200 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। बाकी ये पूरा लाइव बैच आपको इसमें मिलने वाला है। 300 घंटे से अधिक की लाइव क्लास इसमें होने वाली है। ई नोट्स आपको मिलने वाले इसके अंदर और ये टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये हर दिन टेस्ट भी आपका होने वाला है। बाकी मैं खुद आपको इस बैच में पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में पढ़ाऊंगा इसमें और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा इसमें थोड़ी बहुत आपको। इसके अलावा स्टैटिक वाला पोर्शन में पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर और इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स में पढ़ाने वाला हूँ। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। बाकी कल सुबह तो आपसे मुलाकात होने वाली है यहाँ पर करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे आपसे यहीं पर इसी मंच पर। संडे हो, रविवार हो, सोमवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक सिलेक्शन आपका ना हो तब तक हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद में दोस्तों छुट्टी हो, सब मजा आएगा उसका ना। सिलेक्शन से पहले छुट्टी का कोई मजा नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको इन पर भरोसा हो, अगर आपको
हाथ की लकीरों पर भरोसा हो तो जो इनमें लिखा है आपको वही मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको भरोसा खुद की मेहनत के ऊपर है तो जो आप चाहोगे वो लिख जाओगे इन लकीरों के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, जय हिंद, ध्यान रखना। सो अरे मैंने कब कहा बेटा आशापूर्णा देवी को 60 में मिला? दोस्तों मैंने तो नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि आशापूर्णा देवी पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है ना। मैंने वर्ष का जिक्र नहीं किया था, ठीक है, वो आपने अपनी मर्जी से मान लिया है, ठीक है, मैंने जिक्र नहीं किया है ना। 60 में दोस्तों शुरू ही नहीं हुआ था, अरे डोपिया, 60 में अवार्ड शुरू ही नहीं हुआ तो आशा जी को कैसे मिल जाएगा? दोस्तों सपनों में थोड़ी मिलता है अवार्ड, है ना, हाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, थैंक यू।